नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 17 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। एडिसन ने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने 10,000 वो तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ असफलताओं से भी इन्होंने सीखा और एक जो नेगेटिव चीज़ थी इन्होंने पॉजिटिव बनाकर आपके सामने रखा। मीन्स आपको हमेशा एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है और असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड होने शुरू हो गए हैं। मंडे टू सैटरडे यहाँ पर वीडियोस आपको मिलेंगे, साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध होगा करंट अफेयर्स का। और जल्द ही यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्टफ जो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, तो आप इसे डाउनलोड करके रखें। इस ऐप पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं। वेंसडे को एक बैच हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का, वो एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही एक ई बुक उपलब्ध है, जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स यहाँ पर हैं, एडिटोरियल वर्ड्स हैं, ये आप बाई कर सकते हैं। न्यूज़ हेडलाइंस की बात करें तो पहली हेडलाइन, इट्स नो टाइम टू लोअर गार्ड, वार्न एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है। सबसे पहली बात तो देखिए, वार्न लिखा है क्योंकि न्यूज़ हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, इसका कारण ये है कि जो भी न्यूज़ हेडलाइन लिखी जाती है वो इसलिए कि जो पढ़ रहे हैं, जो पाठक लोग हैं, जो रीडर्स हैं, उनको ऐसा लगे कि ये घटना उनके बिल्कुल सामने जीवंत है। तो उस चीज़ को लाइव करने के लिए इनको प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है। तो कह रहा है कि इट्स नो टाइम टू लोअर गार्ड। गार्ड का मतलब है सुरक्षा, शील्ड, बुलवाक, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, इसके सिनोनिम्स हैं। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ चेताया है कि अभी समय नहीं आया है कि आप सुरक्षा को कम कर दें। कोरोना वायरस के संदर्भ में ये हेडलाइन थी। बात करें नंबर 2 की, तो जो बिडेन कमला हैरिस, अब यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, जो बिडेन कमला हैरिस रीच आउट टू इंडियन अमेरिकन्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी है। फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही थी क्योंकि जो बिडेन कमला हैरिस दो व्यक्ति हो गए हैं। ये एक राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, ये उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बिडेन और कमला हैरिस रीच आउट टू के दो मतलब होते हैं, या तो किसी की सहायता करना या सहायता मांगने के लिए जाना। अब ये निश्चित रूप से भारतीय जो अमेरिकन्स हैं, वो भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी सहायता तो करेंगे नहीं। इसका मतलब है कि उनसे अब हेल्प मांगने, उनसे वोट मांगने के लिए कि भाई हमें वोट देना, इसलिए ये वहाँ तक गए हैं, उनसे संपर्क इन्होंने किया है इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को। और नंबर 3 पे है कांग्रेस डिमांड जेपीसी प्रोब। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब है, संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग की है कांग्रेस ने। फिर देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल से ही दे रखा है। तो कांग्रेस ने यहाँ डिमांड की है कि फेसबुक इंटरफेरेंस जो हुआ था इलेक्शन में, फेसबुक ने हस्तक्षेप किया था चुनाव में, उसकी जांच करने की बात की है, जांच की मांग की है। प्रोब का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंक्वेस्ट। एक बात समझिएगा, प्रोब के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, इनटू। याद रखना, इन्वेस्टिगेशन हो तब भी इनटू आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट वर्ब हो तो नहीं आता इनटू। इन्वेस्टिगेशन नाउन है तभी इनटू आएगा। कांग्रेस के पहले द क्यों नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ हेडलाइन है और न्यूज़ हेडलाइन में आप आर्टिकल वगैरह ना देखें, ठीक है। अदरवाइज कांग्रेस राजनीतिक पार्टी द का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट, प्रशांत भूषण को यहाँ जो सज़ा हुई है उसके बारे में बात है। प्रशांत भूषण के द्वारा की गई टिप्पणियों को कोर्ट ने यहाँ पे माना है कि उन्होंने कोर्ट का अनादर किया है, उस बारे में आज का आर्टिकल है। तो सेशन को एंड तक देखिएगा, ज़रूर से दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और पसंद आता है अगर मेरा काम तो ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर फाइंडिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द इंस्टीट्यूशंस टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, फाइंडिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ में क्या लगता है, ऑफ। तो यहाँ पे एक बात ये भी सीखिएगा कि अक्यूज्ड अगर होता तब भी ऑफ लगता और गिल्टी अगर है तब भी ऑफ है। तो दोषी होने के सेंस में आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आदेश किस चीज़ का, फाइंडिंग, पाते हुए, है ना, बीच में आईएनजी है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इसमें ये फाइंड करते हुए, क्या फाइंड करते हुए कि प्रशांत भूषण जो एडवोकेट है उनको दोषी पाते हुए, दोषी किस चीज़ का, कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट क्या होता है वो यहाँ पे देखिए, डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड या स्कॉर्न होता है, अपमान को बोलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब इस आदेश को हम जोड़ेंगे आगे जाके, ये पाते हुए कि
एडवोकेट प्रशांत भूषण हैं वो दोषी हैं किस चीज़ के कि उन्होंने कोर्ट का अनादर किया है, ये आदेश जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। पुअरली ऑन का मतलब एक गलत इमेज दर्शाता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन का मतलब एक गलत इमेज दर्शाता है ऑन द इंस्टीट्यूशंस टॉलरेंस। ये इंस्टीट्यूशन न्यायपालिका के लिए, जुडिशरी के लिए आया है। क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशन का टॉलरेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन न्यायपालिका का सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता किस चीज़ के लिए? क्रिटिसिज्म, कि कोई भी इसकी आलोचना करता है तो ये भड़क जाता है, ठीक है। न्यायपालिका में इतनी सहनशीलता नहीं है कि अपनी आलोचनाओं को भी ये पचा पाए, ये कहना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रिफ्लेक्ट्स है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर मैं इसको सीधा सीधा जोड़ूं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता है क्या? पुअरली ऑन, इसका मतलब है गलत तस्वीर दिखाता है किस चीज़ की? इंस्टीट्यूशन के टॉलरेंस की। ये जो न्यायपालिका है, अभी द इंस्टीट्यूशन इसलिए क्योंकि हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट की जो टॉलरेंस है ऑफ क्रिटिसिज्म, किसको लेकर? आलोचनाओं को लेकर, उसकी एक गलत साइड यहां पे प्रस्तुत करता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और बीच में दे रखा था एडवोकेट प्रशांत भूषण को जो दोषी पाया गया है कि इन्होंने कोर्ट का अनादर किया है ऐसा करते हुए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिएगा, द जजमेंट, निर्णय। किसका निर्णय? अब ये जजमेंट से पहले द है क्योंकि आपको आगे पता लग रहा है कि निर्णय किसका है, इस कारण से द का प्रयोग है। कोई भी नाउन डेफिनेट बन जाती है तो उससे पहले हम द लगाते हैं। तो जजमेंट जो है किसका? 3 जज बेंच का, 3 जज की बेंच का। यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब नंबर प्लस नाउन आता है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जब नंबर, इसके बाद में नाउन और इसके बाद में एक और नाउन आ जाए। अब एक्चुअल में जब 2 नाउन साथ में आ रही है, कंपाउंड नाउन तो नहीं बन रही है, पूरा तो एक संयुक्त शब्द बन रहा है। आप इसको यो मान सकते हैं कि इस नाउन से पहले ये एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर ऐसे केस में आप इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे क्योंकि जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव का बहुवचन बनता ही नहीं है। तो 3 तो नंबर हो गया, जज बेंच, ये लगातार 2 नाउन है, इसलिए जो बीच वाली नाउन है वो कभी प्लूरल नहीं आएगी, जजेस नहीं होगा। अगर ये बेंच नहीं होता तो जजेस ही हम करते हैं, समझ गए? आगे देखो, तो द जजमेंट ऑफ ए 3 जज बेंच, तो ये निर्णय जो है 3 जज की जो बेंच थी, बेंच समझते हो, पीठ को बोलते हैं हिंदी में, तो जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम बेंच बोलते हैं। तो 3 जज की बेंच का जो निर्णय है ऑन द सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब क्या है? ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप से। कई बार तो क्या होता है, कोर्ट में शिकायत करनी पड़ती है कि भाई ऐसा हुआ है, आप कार्रवाई करो। कई बार कोर्ट खुद के संज्ञान में स्वयं ही चीजों को ले लेता है, उसको बोलते हैं सुओ मोटो। तो ये जो जजमेंट है 3 जजेस की बेंच का ऑन द सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, किसको लेकर? अपने आप से कोर्ट ने जो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को हाथ में लिया है, मतलब इन्होंने मान लिया है कोर्ट ने कि हमारा अनादर हुआ है। प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही अगेंस्ट प्रशांत भूषण, अगेंस्ट मिस्टर भूषण, मिस्टर प्रशांत भूषण के खिलाफ। हार्डली नेगेटिव हो गया, मैं इसको नोट कर लिख सकता हूं। एड्स टू, एड के साथ टू लगता है जोड़ना। द डिग्निटी, प्रतिष्ठा, मैजेस्टी, भव्यता ऑफ द कोर्ट, तो ये किसी कोर्ट के कोई प्रतिष्ठा को, इज्जत को नहीं बढ़ाता है। दैट इट ऑस्टेंसिबली, वो प्रतिष्ठा, वो इज्जत जो कि इट यहां पे कोर्ट के लिए है, जो कि कोर्ट ऑस्टेंसिबली का मतलब अपेरेंटली, सीमिंगली, आउटवर्डली, जो कि ये देखने पर ऐसा लगता है, ठीक है, जो भी देखने पर लगे उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबली, जो कि ऐसा लगता है कि कोर्ट जो है सेट आउट, सेट आउट का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे है किसी चीज का लक्ष्य रखना या इरादा करना, ठीक है, किसी चीज का लक्ष्य रखना या इरादा करना। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे आज के एडिटोरियल में, इसलिए जो भी वर्ड मैंने यहां पे नहीं मेंशन किया है वो आप नोट करें, ठीक है। मैंने बहुत सारे वर्ड्स तो मेंशन किए हैं, जो पेड यूजर्स हैं उनको तो खैर पीडीएफ मिलेगा ही, लेकिन जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं वो जरूर से नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। अपहोल्ड का मतलब क्या है? अपहोल्ड से मतलब है सपोर्ट करना, कह सकते हो, ठीक है। अपहोल्ड का मतलब किसी चीज का समर्थन करना, सपोर्ट करना। यहां पे मेंटेन करना बोलेंगे, यहां पे अपहोल्ड का मतलब क्या करोगे? टू मेंटेन, कोई चीज को मेंटेन करना। तो ये क्या कहना चाहता है? सेट आउट का मतलब क्या है? टू हैव एम और एम्बिशन, टू हैव एम और एम्बिशन, ये इसका मतलब है। तो ये बोलना चाहता है कि भाई जजमेंट जो है 3 जज की बेंच का किस बात को लेकर, जो सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन्होंने स्टार्ट कर दी है, अपने आप से ही कोर्ट ने कार्यवाही यहाँ पे स्टार्ट कर दी है मिस्टर भूषण के खिलाफ। ये मतलब कोर्ट की इज्जत को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि लेखक जो है, जो कोर्ट ने किया है उसके बिल्कुल विपक्ष, जो विपरीत बातें हैं वो आपको यहाँ पे बताएगा।
ठीक है। तो ये प्रशांत भूषण के खिलाफ जो कार्यवाही है, कोर्ट ने अपने आप से संज्ञान लेकर कार्यवाही इनके खिलाफ की है, तो ये कोर्ट की इज्जत को नहीं बढ़ाएगा। वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा जो कोर्ट ऐसा दावा करता है या इसका एक लक्ष्य है, कह सकते हो एम है या इंटेंशन है ना। एम एम्बिशन की जगह पे आप एम तो हो ही गया ना, इसमें इंटेंशन कर दो, यहां पे कर दो इंटेंशन, ठीक है, इरादा। या फिर यहाँ पे कोर्ट जो है वो ये इरादा रखता है या फिर एम रखता है आउट टू अपहोल्ड की मेंटेन करते हैं, है ना। तो कोर्ट का ये इरादा है, कोर्ट ये चाहता है कि वो अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहता है, तो उस इज्जत में बढ़ोतरी होने वाली नहीं है कोर्ट के इस कार्य से। तो 3 चीज़ें तो मैंने बता ही दी, 2 का मैंने वर्ड का मीनिंग लिख दिया, सब्जेक्ट और वर्ब मैंने निकाल लिया। ये सब्जेक्ट था तो रिफ्लेक्स वर्ब थी, जजमेंट सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे ये आ जाएगा एड्स, ठीक है, इसकी वर्ब ये है। आगे देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट, यह इट सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और कॉम्प्लीमेंट में ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट कभी भी एडवर्ब नहीं होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है दैट की 2 ट्वीट्स, 2 ट्वीट्स एंड नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडलस और स्करिलस एलिगेशंस, और नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडलस। स्कैंडलस का मतलब भी आप कह सकते हो एक प्रकार से जो स्करिलस का है तिरस्कारपूर्ण, अपमानपूर्ण या फिर अनुचित, मान लीजिए अनुचित कह सकते हो। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 ट्वीट्स एंड नॉट, सब्जेक्ट यहाँ पे तो 2 ट्वीट्स हैं, किसी प्रकार का यहाँ पे स्करिलस एलिगेशंस नहीं है। एलिगेशन का आरोप होता है, स्करिलस का मतलब क्या होता है, स्करिलस का मतलब जो निंदात्मक है, जो आलोचनात्मक है, जो अपमानजनक है, ठीक है, तिरस्कारपूर्ण है। चूंकि OUS आ रहा है एंड में, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ये काफ़ी दिनों से बताता रहता हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो 2 ट्वीट्स, बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि तिरस्कारपूर्ण कोई अभियोग है, आरोप लगाए गए थे या कोई अनुचित अभियोग लगाए गए थे। अब ये हैव है वो इस ट्वीट्स को देखकर है, हैव ओकेजन। ओकेजन का मतलब है इफेक्ट, अगर वर्ब के रूप में इफेक्ट को लोगे तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। इसका मतलब किसी भी चीज़ के घटित होने का कारण बनना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ओकेजन। तो 2 ट्वीट्स जो है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 ट्वीट किए प्रशांत भूषण ने, और उन ट्वीट से यहां पे क्या हुआ, इन ट्वीट्स ने हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट यहां पे आ गया उनके प्रति, मतलब कह सकते हो उनके अगेंस्ट एक निरंकुश कार्यवाही की गई। हैवी हैंडेड का मतलब क्या है, क्रूअल, हार्श, ऑप्रेसिव, कोवर्सिव, दमनकारी, बहुत ही कड़ी कार्यवाही, ट्रीटमेंट, व्यवहार। तो उनके खिलाफ यहाँ पे इन 2 ट्वीट्स ने ही क्या कर दिया, 2 ट्वीट्स के कारण ही उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्यवाही की गई। समझ गए। तो यहाँ पे समझें, ऐसे समझो, अगर मैं इसको भी हटा दूं और बीच वाली ये कोमा से कोमा तक का पार्ट भी हटा दूं, तो 2 ट्वीट्स जो हैं उन्होंने, ट्वीट्स प्लूरल है इस कारण से हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, 2 ट्वीट्स ने उनके खिलाफ हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट ला दिया, है ना। 2 ट्वीट्स के कारण उनके खिलाफ बड़ी दमनकारी, बड़ी ही क्रूर कार्यवाही की गई। बीच यहाँ पे क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है क्या, कि 2 ट्वीट, बीच में क्या था कि कोई इन 2 ट्वीट्स के अंदर ऐसा नहीं था कि अपमानजनक रूप से कोई या तिरस्कारपूर्ण तरीके से कोई अभियोग लगाया गया हो या कोई अनुचित बात की गई हो। बात समझ में आ गई। बीच में आगे देखो, इन द 108 पेज ओपिनियन, तो 108 पेज का ओपिनियन, ठीक है, दैट लार्जली ड्रॉज अपॉन। अब ये दैट जो है वो ओपिनियन को देखकर है, वो ओपिनियन जो लार्जली मतलब बड़े स्तर पर, ड्रॉज अपॉन पास्ट जजमेंट। ड्रॉ अपॉन का मतलब है किसी चीज का अब सहारा लेना, ठीक है। आप किसी चीज को उदाहरण के लिए पेश करते हो तो उसके लिए ड्रॉ अपॉन यूज कर सकते हैं। तो 108 पेज के ओपिनियन में वो 108 पेज का ओपिनियन जो कि पास्ट जजमेंट को ड्रॉ अपॉन करता है, जो पास्ट जजमेंट का सहारा लेता है, ठीक है। डेलिनेटिंग, चित्रित करने के लिए, वर्णन करने के लिए, डेलिनेट का डेपिक्ट होता है, डिस्क्राइब होता है, ड्रॉ होता है, पेंट होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आज के एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे तैयार रहें, काफ़ी सारी वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है। तो 108 पेज के ओपिनियन में वो ओपिनियन जो कि पिछले निर्णयों का सहारा लेता है, पिछले जितने भी जजमेंट्स हुए हैं ना, उनका एग्जाम्पल लेते हुए, डेलिनेटिंग, चित्रित करते हुए, द सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियों को, इन विच, जिनमें, द कोर्ट विल एक्ट, जिसमें कोर्ट जो है वो कार्यवाही करेगा, इन एड ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। किस तरीके से करेगा कार्यवाही, इन एड ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है, ये हो गया अपनी प्रतिष्ठा। इंस्टीट्यूशनल तो इंस्टीट्यूशन से संबंधित, एडजेक्टिव है क्योंकि एल आ रहा है लास्ट में, एडजेक्टिव हो गया। और इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन का मतलब है न्यायपालिका की इज्जत की बात कर रहा है, एन अथॉरिटी, और अपने अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कह रहा है
कि यहाँ पे 108 पेज का ओपिनियन कोर्ट ने दिया है और उस ओपिनियन में क्या किया गया है, पिछले जितने जजमेंट्स हुए ना उनका एग्जाम्पल के रूप में एक बताया है कि देखो पिछले जजमेंट हमने दिए थे, ऐसे ही किए थे, तो ये भी हम सही कर रहे हैं, है ना। ऐसा इन्होंने उदाहरण लिया है, डेलिनेटिंग, चित्रित करते हुए क्या, परिस्थितियों को, वो परिस्थितियां जिसमें कोर्ट जो है यहाँ कार्यवाही करेगा, किसके लिए, ऐड का मतलब यहाँ पे हेल्प करने के लिए है, सहायता। एक तो ADD होता है, वो तो जोड़ना होता है, AID होता है, वो सहयोग होता है, साथ होता है, हेल्प होती है। तो किसके लिए कार्रवाई करेगा, अपने इज्जत को बनाने, अपनी इज्जत को मेंटेन करने और अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो कह रहा है देयर इज लिटिल मोर देन ए परफंक्शनरी एनालिसिस। परफंक्शनरी होता है सतही, जो कर्सरी है, क्विक है, ब्रीफ है, हैस्टी है, रैपिड है, जो तेजी से किया, बिना सोचे समझे कुछ किया, उसको परफंक्शनरी बोलते हैं, एडजेक्टिव है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, और देयर से देखो स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन लग गया है, लिटिल मोर के लिए इज लग रहा है। लिटिल से पहले ना तो ए है ना द है, इसका मतलब है इसको नहीं पढ़ोगे, नेगेटिव पढ़ोगे। तो कह रहा है देयर इज लिटिल मोर देन अ परफंक्शनरी एनालिसिस। तो ये कह रहा है और कुछ नहीं है, केवल सतही एनालिसिस किया गया है, केवल यहाँ ऊपरी तौर पर एनालिसिस किया गया है। लीडिंग टू मतलब जो परिणित हो रहा है, लीड में टू लगता है, जो परिणित हो रहा है। द फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब जो कुछ भी इनके सामने आया है, जो कुछ भी इन्होंने पाया है। दैट की द ट्वीट्स अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, अमाउंट टू से मतलब है इक्वल टू, जो कि बराबर है, सिमिलर है, ठीक है, किसके, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आपराधिक रूप से आपने किसी का अपमान किया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का इन पर आरोप लगा दिया गया है। रिपीट कर देता हूं, तो 108 पेज का ओपिनियन इन्होंने प्रस्तुत किया है कोर्ट ने। तो ये जो ओपिनियन है वो यहाँ सहारा लेता है या ड्रॉ अपॉन मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेता है उन पिछले जजमेंट्स का, कैसा करते हुए, उन सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करते हुए, परिस्थितियों को डिस्क्राइब करते हुए, जिन परिस्थितियों में मतलब बताया है कोर्ट ने कि भी ऐसी परिस्थितियां जब आती है तो हम हमारी इज्जत को मेंटेन करते हैं, हम हमारे जो भी अथॉरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं। तो पिछले जजमेंट्स का सहारा लिया कोर्ट ने इन 108 पेज के ओपिनियन में, जो भी राय जाहिर की कोर्ट ने। इनसे पूछा गया भी आपने इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों की, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो ऐसे दिया, ठीक है। डेलिनेटिंग, चित्रित करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए उन परिस्थितियों को जिस परिस्थितियों में कोर्ट जो है वो अपने जो न्यायपालिका की इज्जत है और अथॉरिटी है उसको यहाँ पे हेल्प करने के लिए कार्रवाई करेगा। और कह रहा है फिर भी यहाँ पे कोई सतही मतलब केवल सतही यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, केवल ऊपरी तौर पर विश्लेषण किया गया और कुछ किया ही नहीं गया किस चीज़ में, जिसके कारण यहाँ पे इन ट्वीट्स को ये मान लिया गया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बराबर है, कि ये अनादर कोर्ट का किया है और एक अपराध के बराबर है ये अनादर, ये कहा गया है। आगे देखेंगे द फर्स्ट ट्वीट, पहला जो ट्वीट है इन विच, जिसमें एन इमेज ऑफ चीफ जस्टिस, पहले ट्वीट में क्या किया था, पहले ट्वीट में इमेज ऑफ चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं उनकी एक इमेज। पहली बात तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, S.A. बोबडे, इन एन इनफॉर्मल सेटिंग, इनफॉर्मल अनौपचारिक सेटिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक तस्वीर इन्होंने ट्वीट की थी, उस तस्वीर में मुख्य न्यायाधीश को दर्शाया गया था कि वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं थे, इनफॉर्मल ड्रेस में थे, स्टाइलिश कपड़ों में थे और वो कोई बड़ी एक महंगी बाइक पर बैठे हुए थे, ऐसा उन्होंने कुछ चित्रित किया था, ऐसा कुछ इमेज उन्होंने डाली थी, ट्वीट किया था। तो पहला जो ट्वीट था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे की एक तस्वीर, एक मतलब इनफॉर्मल सेटिंग में, इनफॉर्मल कपड़ों में कह दीजिए, हैज़ बीन यूज की गई है टू मेक अ क्रिटिकल रिमार्क, किसके लिए यूज की गई है, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है, किसके लिए, टू मेक अ क्रिटिकल रिमार्क, एक बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए। क्रिटिकल का मतलब वैसे महत्वपूर्ण भी होता है, क्रिटिकल का क्रिटिसाइजिंग भी होता है, तो यहाँ पे आलोचनात्मक टिप्पणी कर दो कि उन्होंने आलोचना की S.A. बोबडे की, दैट की ही वॉज डिनाइंग सिटीजन्स, कि S.A. बोबडे जो है वो सिटीजन्स को मना कर रहे हैं, नागरिकों को मना कर रहे हैं, किसके लिए, रिकोर्स टू, रिकोर्स का मतलब होता है शरण लेना, आश्रय लिख लेना, शेल्टर, टू जस्टिस, कि नागरिक जो चाहते हैं कि न्याय की शरण ले, न्याय चाहते हैं, फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, किसके लिए, मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन का मतलब इन्फ्रिंजमेंट होता है, वायलेशन से मतलब क्या है, इन्फ्रिंजमेंट, ये तो काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। ओवर स्टेपिंग भी कह सकते हो, ओवर स्टेपिंग, या फिर आप इसको इन्फ्रिंजमेंट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, इसके लिए आप फ्लाउटिंग कह सकते हो। तो ये सब क्या है, ये है उल्लंघन।
तो ही वॉज डिनाइंग सिटीजन्स, तो वो सिटीजन्स को मना कर रहे थे, इनकार कर रहे हैं किसके लिए, कि जो सिटीजन्स चाहते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है और उसके लिए वो न्याय चाहते हैं, उन नागरिकों को ये न्याय देने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा कह के उन्होंने आलोचना की। तो कह रहा है मे बी, ये हो सकता है, एन एग्जेजरेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को बोलते हैं एग्जेजरेशन, तो ये हो सकता है एक एग्जेजरेटेड और इवन अनवारंटेड। अनवारंटेड होता है अनजस्टिफाइड, बेसलेस, अनरीजनेबल। ये कह रहा है कि मतलब सेंसलेस कह दो, है ना, इसमें कोई सेंस ही नहीं है, ये अनुचित है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण और यहां तक कि इवन लगा, मतलब ऐसा भी, क्या एक ऐसा व्यू है, ऐसा दृष्टिकोण है जो अनुचित है। ऑन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल हियरिंग नाउ, किस स्थिति में, ऑन द एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में, ऑफ फिजिकल हियरिंग, आजकल चूंकि कोविड-19 के चलते जो भी सुनवाई वगैरह हो रही है फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित होगा, क्योंकि आजकल तो कोर्ट वगैरह सब बंद, तो वर्चुअल हियरिंग चल रही है, ठीक है। केवल इंटरनेट के माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अनवारंटेड व्यू और एग्जेजरेटेड ये माना जा सकता है। रिपीट कर देता हूं, देखो क्या कहना चाहते हैं। पहला जो ट्वीट है, ऐसा ट्वीट जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक इमेज, ऐसे बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी एक इमेज यहां पे यूज की गई, ठीक है। पहले दो ट्वीट किए थे प्रशांत भूषण ने, जिनके खिलाफ पूरा बवाल मचा हुआ है। पहला जो ट्वीट था उसमें सीजेआई की एक इमेज, इनफॉर्मल सेटिंग में इनकी इमेज थी, इन्होंने एक बाइक पर ये बैठे हुए हैं, उस बाइक पे बैठे हुए की इमेज इन्होंने डाली, ट्वीट करी, और इस इमेज का इस्तेमाल किया गया एक बहुत ही कटु आलोचना करने के लिए, एक कड़वी टिप्पणी करने के लिए। और क्या कहा इन्होंने कि देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नागरिकों को तो मना कर रहे हैं कि ये न्याय देने से मना कर रहे हैं, और खुद देखो ऐशो आराम फरमा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कुछ कहा। तो कहा कि दैट ही वॉज डिनाइंग, ही यहाँ ऐसे बॉबडे के लिए है, और ये देखो इसकी वर्ब आ गई है, ठीक है। तो इमेज का इस्तेमाल किया गया, इमेज जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब ये है, ठीक है। तो इमेज की वर्ब आ गई, ही की वर्ब आ गई, अब इसकी वर्ब देखें कहाँ पे है। तो कह रहा है कि इस इमेज का सहारा लिया गया ये बताने के लिए, टिप्पणी करने के लिए कि ऐसे बॉबडे जो हैं वो इनकार कर रहे हैं नागरिकों को, वो नागरिक जो कि रिकोर्स का मतलब होता है शरण लेना, ठीक है, सिटीजन्स को न्याय की शरण लेने के लिए। और न्याय की शरण क्यों लेना चाहते हैं सिटीजन्स, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे नागरिकों को यहाँ पे न्याय देने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ट्वीट है, मे बी, हो सकता है कि ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण या फिर हो सकता है कि अनुचित एक क्या हो, व्यू हो, एक अनुचित दृष्टिकोण हो, ऑन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल हियरिंग्स नाउ, कि अब जो फिजिकल हियरिंग तो होती नहीं है, इसकी अनुपस्थिति है, एब्सेंस है। तो इस स्थिति में जो ये फर्स्ट ट्वीट किया गया है, हो सकता है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने कहा है, या फिर अनुचित एक दृष्टिकोण हो, अनुचित एक राय हो, ये कहना चाहता है। समझ में आ गई। तो फर्स्ट ट्वीट को देखकर यहां पे आप सीधा सीधा इसको उठा के यहां से भी जोड़ सकते थे कि जो पहला ट्वीट, दो ट्वीट किए, पहला ट्वीट जो है और मैं संभावना बताता है, तो पहला ट्वीट हो सकता है कि एग्जेजरेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण, या फिर हो सकता है यहां तक कि अनुचित एक व्यू हो, अनुचित एक व्यू हो, मतलब प्रशांत भूषण की जो राय है वो अनुचित हो, अतिशयोक्तिपूर्ण हो, ये हो सकता है, ये लेखक का मानना है। अब देखिएगा यहाँ पे व्यू तो नाउन है, और नाउन से पहले ये आपका एक एडजेक्टिव है, और एंड से पहले ये भी आपका एडजेक्टिव है, तो एग्जेजरेटेड भी एडजेक्टिव हुआ, अनवारंटेड भी एडजेक्टिव। और आप ये एन को देखकर भी समझ सकते थे कि आर्टिकल है, तो उसका देख लीजिए शब्द, ये आर्टिकल मतलब एक शब्द, फिर ये और लग गया बीच में, अदरवाइज तो आप यही गिनते कि एक ही शब्द था, फिर आगे नाउन था, लेकिन और लग गया तो इसने फिर ये भी एडजेक्टिव ले लिया, ये भी एडजेक्टिव ले लिया, ये नाउन है। समझ गए। तो यहाँ तक की बात समझ आएगी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। हावेवर, हालांकि, फिर भी, इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब किसी चीज़ को फैलाने को बोलते हैं, कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए स्ट्रेच का वैसे फैलाव होता है। तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर टू से ये कहना होगा, ठीक है। हालांकि, फिर भी, अब लेखक कह रहा है कि फिर भी ये जो बात है काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहनी होगी। दैट की इट अंडरमाइंस, कि अगर आप ये कहते हो ना कि प्रशांत भूषण ने पहला ट्वीट किया और एग्जेजरेटेड किया, हो सकता है लेखक भी स्वीकार कर रहा है कि ठीक है उसने बड़ा कह दिया हो ज़्यादा कुछ, लेकिन यहाँ पे अब हाउएवर लग गया, इसका मतलब जो पहले बातें करी है उससे थोड़ा सा अलग बात यहाँ पे मिलेगी। फिर भी ये बात जो है, इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रेच टू से, ये कहना बहुत ही एक स्ट्रेच होगा, मतलब ये चीज़ जो है ज़्यादा ही हो जाएगी, कुछ कहोगे ऐसा कि
इट अंडरमाइंस की ये जो बात है, ये जो ट्वीट है, अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन करना। अंडरमाइन से मतलब है वीकन, कमजोर कर देना या फिर डिबिलिटेट कर देना, एक ही बात है। डिबिलिटेट का मतलब भी कमजोर करना होता है, वीकन भी कमजोर करना होता है। तो फिर भी लेखक का मानना है कि ये कहना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा कि ये जो बात है वो अंडरमाइन करती है कोर्ट की डिग्निटी को, कि कोर्ट की प्रतिष्ठा को कमज़ोर करती है ये बात। ऐसा तो कहना गलत है। ठीक है, मान लिया कि वो भावुक हो गए होंगे, ज़्यादा ही कुछ बोल दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो कि कोर्ट की प्रतिष्ठा यहाँ पे कम हो रही है तो ये तो ज़्यादा ही कुछ कह रहे हो आप। लोअर्स इट्स अथॉरिटी, और अगर आप ये कह रहे हो कि भाई ये आपके अधिकारों को कम कर रहा है, आपकी अथॉरिटी को कम कर रहा है, तो भी गलत ही कह रहे हो। और या फिर आप ये कह रहे हो कि इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, की न्याय का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन वैसे सिस्टम प्रशासन को बोलते हैं, उसके साथ इंटरफेयर कर रही है ये चीज़, तो भी आप गलत ही कह रहे हो। अब इंटरफेयर को मैंने विद के साथ में हाईलाइट किया है, क्योंकि इंटरफेयर के साथ में इन भी लगता है, विद भी लगता है। विद तब लगता है जब इसका मतलब हो डिसरप्ट करना। क्या मतलब हो? बाधा पहुंचाना, डिसरप्ट करना। और इन तब लगता है जब किसी चीज में आपकी जरूरत नहीं थी, आप वहां पे इनवाइटेड नहीं थे, अनइनवाइटेड भी आप होकर, और वहां पे मतलब कोई आप इन्वॉल्व हो रहे हो उस मैटर में, तो उसको बोलते हैं इंटरफेयर। समझ गए? टांग अड़ाना, बीच में हस्तक्षेप करना, ऐसा मीनिंग अगर हो कि आपको वहां पे राय देने की जरूरत नहीं थी, जानबूझकर उस मैटर में आप घुस रहे हो, तो इंटरफेयर में इन लगेगा। इंटरफेयर में विद कब लगेगा? जब इसका मतलब डिसरप्ट करना होगा, किसी चीज को बाधित करना होगा, उसमें डिसरप्ट उसमें लग जाएगा विद। तो कह रहा है कि ये इट जो है, इट से ही समझना इस चीज को, कि हालांकि अगर आप ये कहते हो कि ये जो चीज है इट अंडरमाइन करता है, इट ही सब्जेक्ट है, कि ये अंडरमाइन करता है कोर्ट की इज्जत को, ये कम करता है कोर्ट के अधिकारों को, या फिर ये जस्टिस का जो सिस्टम है, न्याय का जो सिस्टम है, उसको यह बाधा पहुंचाता है, तो ये तो आप ज्यादा ही कुछ कह रहे हो। ठीक है, एट बेस्ट, अधिक से अधिक, इट टचेज पार्शियलिटी on the CGI's personal conduct and partially on his administrative decision making. At best, अधिक से अधिक, it touches, ये जो बात है वो टच करती है, partially, आंशिक रूप से, on the CGI's personal conduct. ठीक है, अधिक से अधिक एक ही बात कह सकते हो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका ये निजी मामला है, वो बाइक चलाएं कैसे भी रहें, वो तो निजी मामला है। तो ये अधिक से अधिक यही कह सकते हो कि आंशिक रूप से आपने ये कह दिया कि सीजीआई का पर्सनल कंडक्ट, उनका जो व्यक्तिगत, उनका जो निजी एक व्यवहार है, कंडक्ट है, उसको आपने मार्केट में लिया, ये गलत है। एंड पार्शियली, और आंशिक रूप से, ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, और आंशिक रूप से ये टच करता है किस विषय को? उनके प्रशासनिक जो निर्णय लेने की जो चीज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग है, उनका निर्णय लेने का जो भी एक डिसीजन मेकिंग जो भी उनका है, उस चीज़ को ये टच करता है। ये ठीक बात है। ठीक है, कि अधिक से अधिक आप इतना ही कह सकते हो, ये नहीं कह सकते कोर्ट की इज्जत कम हो रही है, कोर्ट के अधिकार कम हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बाधित कर रहा है, आपकी जस्टिस प्रणाली को ही बाधित कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो सीजीआई का पर्सनल कंडक्ट है और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग है, उसको आपने छुआ है। टच अपॉन का मतलब किसी चीज़ को छू लिया है, किसी चीज़ को आपने एक टच किया है मैटर डिस्कस करने के लिए। नीदर पार्ट, नीदर का मतलब दो में से एक भी नहीं। यहाँ नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर आगे यहाँ पे पार्ट नहीं आता, मीन्स नाउन नहीं आती और प्रेपोजिशन लग गया होता मान लीजिए, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता। अगर आगे नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो नीदर पार्ट ब्रिंग्स विद इट एनी एक्सेप्शनल मलिस और स्करिलिटी वारंटिंग एक्शन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, दो पार्ट हुए, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो अपने साथ लेकर आता है एनी एक्सेप्शनल मलिस। मलिस का मतलब दुर्भावना, इल विल। मलिस का मतलब क्या है? इल विल, दुर्भावना, ईर्ष्या। ठीक है, एनवी जिसको बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि अपने साथ कोई भी अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है, एल लग रखा है, कोई भी अपवाद स्वरूप दुर्भावना लेकर आता है, और स्करिलिटी या फिर कोई तिरस्कार वाला कोई कार्य, वारंटिंग, स्करिलिटी वारंटिंग एक्शन, ऐसा एक्शन जिसमें तिरस्कार किया गया हो। वारंटिंग का मतलब उचित हो सकता है वैसे, या डिमांड करना कह सकते हो वारंट का। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर भी इनमें से कोई ऐसा पार्ट नहीं, ना तो पर्सनल कंडक्ट वाला पार्ट है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, जो कि अपने साथ कोई ऐसी बात बताता हो कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जरूरत पड़ जाए आपको, कि आप कोई ऐसा एक्शन ले लो। वारंटिंग का मतलब यहाँ पे डिमांडिंग कर दो।
ठीक है, डिमांडिंग कर दो। तो ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जो आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ लेकर आए कि आप इसके लिए एक्सेप्शनल मलीस मतलब दुर्भावना या फिर तिरस्कारपूर्ण कोई वारंटिंग एक्शन मतलब ऐसा एक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड हो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपको लगाना पड़े, आपको ऐसा कंटेम्प्ट ऐसा मतलब आरोप लगाना पड़े कि आपने कोर्ट का अनादर किया है। इनमें से ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो ना तो इसका मतलब यही है। देखो वैसे तो ग्रामर से समझोगे तो नीदर पार्ट के साथ देखो एस लग रहा है, क्योंकि नीदर जब सब्जेक्ट के रूप में होता तो सिंगुलर वर्ब आती है वैसे भी, और पार्ट है तो सिंगुलर ही है। एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है, मलीस यहाँ पे नाउन है, स्करलिटी भी नाउन है, वारंटिंग एक्शन का मतलब हो गया ऐसे कार्यवाही जिसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत वाली बात हो, चाहे वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग हो, जो कि इसमें ऐसे किसी कार्यवाही की ज़रूरत पड़े कि आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगले पे लगा दो। फिर कह रहा है इट इज़ प्रिसाइजली दिस सॉर्ट, प्रिसाइजली सटीक रूप से, टू द पॉइंट, यह सटीक रूप से इस प्रकार की आलोचना है। दिस सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, ऐसी कोई आलोचना है। सॉर्ट ऑफ के बाद याद रखना जो भी नाउन आप लगाते हो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद में कोई भी अगर आप नाउन लगाओगे उससे पहले जनरली ए और एन नहीं लगेगा। ठीक है, ए लगा दोगे यहाँ पे, दिस सॉर्ट ऑफ अ क्रिटिसिज्म गलत हो जाएगा। अब क्रिटिसिज्म नाउन है क्योंकि ISM एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, जैसे प्लेजियरिज्म होता है ना, कम्युनिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, तो ये सब नाउन है। तो कह रहा है इट इज प्रिसाइजली दिस सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सटीक रूप से इस प्रकार का आलोचना है दैट द जुडिशरी ought टू बी एबल टू shrug ऑफ, जिस आलोचना से जुडिशरी को क्या करना चाहिए, ought टू नैतिक शिक्षा देने के लिए आता है, मॉरल एजुकेशन देने के लिए। देखा कि यहाँ पे नैतिक शिक्षा दे रहा है कि भाई ये जो एक आलोचना प्रशांत भूषण ने की है ना, पहला जो ट्वीट किया था उसी की बात कर रहे हैं। पहला जो ट्वीट किया था ना वो कुछ ऐसी आलोचना है जो कोर्ट को या न्यायपालिका को, देखो जुडिशरी पे दे लगता है, लेजिस्लेटिव हो तो दे लगता है, और अगर एग्जीक्यूटिव हो तो भी दे लगता है। तो सरकार के जो तीनों अंग है ना, वो तीनों विधायिका, नगर, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उन सबसे पहले दे लगता है कि न्यायपालिका को मतलब कोर्ट आदि को सक्षम होना चाहिए श्रग ऑफ करने। श्रग ऑफ का मतलब क्या है, ब्रश असाइड, इग्नोर करना, एक प्रकार से इग्नोर करना, उपेक्षा करना। ठीक है, आप ध्यान ही मत दो इन चीज़ों पे, ऐसा तो कोर्ट सक्षम होना ही चाहिए ना, कम से कम ऐसी आलोचना तो होती रहेंगी, लेकिन कोर्ट को क्या चाहिए कि ध्यान ही नहीं देने बातों पर, ये कहना चाहता है। द सेकेंड ट्वीट, अब बात करते हैं सेकेंड ट्वीट की। अब लेखक सेकेंड ट्वीट के बिल्कुल पक्ष में है कि सेकेंड ट्वीट तो जायज़ था। अब सेकेंड ट्वीट की बात देखो, बीच में कुछ इसने आगे बातें कर दी है, सेकेंड ट्वीट का कहाँ संबंध है बता दूंगा आपको मैं। तो सेकेंड ट्वीट जो है जिसमें प्रशांत भूषण जो है उन्होंने दोष लगाया है, ब्लेम किया है कोर्ट को, मोर पर्टिकुलरली, अधिक विशेष रूप से द लास्ट 4 CJIs, पिछले 4 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनके बारे में उनको ब्लेम किया है। कोर्ट को किया है, खास तौर पे ब्लेम किसको किया है, CJIs को, पिछले 4 जो CJIs रहे हैं, किसके लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा है कि भाई ये जो 4 जो CJI आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे ना, पिछले 6 सालों में इन्होंने डेमोक्रेसी को चौपट कर दिया, लोकतंत्र का नाश कर दिया, इवन विदाउट ए फॉर्मल इमरजेंसी। तो कह रहा है वो भी बिना किसी फॉर्मल इमरजेंसी के, मतलब कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, ऐसे आपातकाल थोड़ी लग गया था आपके, इमरजेंसी आपातकाल को बोलते हैं, तो आपातकाल की थोड़ी लगा दी थी, थोड़ी लग गई थी, इमरजेंसी लगाए बिना ही आपने 6 सालों में चौपट कर दिया लोकतंत्र को। ये जो ट्वीट था ना, इसको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है ट्वीट ये। रिक्वायर्स, ट्वीट को देखकर रिक्वायर्स है, ट्वीट सिंगुलर है तो रिक्वायर्स आ गया, और नॉट डिफेंस मतलब इसके बीच इसके बचाव करने की कोई जरूरत नहीं। पहले वाले में तो लेखक ने भी कहा कि हो सकता है पर्सनल मैटर था, क्यों छेड़ा आपने, लेकिन यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कोई डिफेंस या सफाई देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो सेकेंड ट्वीट जिसमें प्रशांत भूषण ने कोर्ट पर आरोप लगाया, कोर्ट को ब्लेम किया, विशेष रूप से पिछले 4 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको ब्लेम किया, किसके लिए, डेमोक्रेसी के डिस्ट्रक्शन के लिए, कि पिछले 6 सालों में इन्होंने लोकतंत्र का नाश कर दिया है, वो भी बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इस ट्वीट को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इट इज़ क्लियरली इन द नेचर ऑफ ए पॉलिटिकल ओपिनियन, तो कह रहा है इट, यह, इज है, अब ये लिंकिंग वर्ब है, क्लियरली इन द नेचर, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल ओपिनियन के स्वभाव में है। ठीक है, राजनीतिक राय कोई भी रख सकता है, ये जो ट्वीट था ना, कोई भी रख सकता है ऐसी राय, कोई भी आम नागरिक जो है उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको अपने राय व्यक्त करने का अधिकार है, स्वतंत्र भारत का नागरिक है, तो ये तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। बी इट विद रेफरेंस, बी इट लगेगा मतलब चाहे ऐसा हो, तो बी इट विद रेफरेंस टू द, रेफरेंस में टू लगता है, संकेत करना, तो चाहे वो
इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को लेकर हो, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नगर पालिका है, ठीक है, तो चाहे वो कोर्ट आदि के जो काम की प्रणाली है, कार्य का जो सिस्टम है उसको लेकर हो, या फिर द 4 पर्सोनेजेस, पर्सोनेज का मतलब है फेमस पर्सन, ठीक है, लिख लेना, फेमस या इंपॉर्टेंट पर्सन को पर्सनीज बोलते हैं, पर्सनीज जिसका प्रोनाउंसिएशन है, फेमस या इंपॉर्टेंट पर्सन, फेमस या इंपॉर्टेंट पर्सन, पर्सनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनीज। तो या फिर 4 जो फेमस जज हैं हु हेडेड द जुडिशियरी ड्यूरिंग द पीरियड, जिन्होंने न्यायपालिका के हेड थे, हेडेड का मतलब यही हो गया ना कि वो ही हेड थे, सीजीआई थे मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय काल के दौरान, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये चाहे कोर्ट के कार्य प्रणाली को लेकर हो या 4 पिछले जजेस को लेकर हो उस समय काल के दौरान, ये तो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, बिल्कुल पॉलिटिकल ओपिनियन का नेचर ही तो है ये, तो राजनीतिक राय कोई भी रख सकता है। आगे देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है, टू अग्री, सहमत होना, ये बड़ी मुश्किल बात है कि हम सहमत हो किस चीज़ से, द मेयर वॉइसिंग, मेयर का मतलब ओनली, वॉइसिंग का मतलब राय जाहिर करना, एक्सप्रेस ओपिनियन, तो ये बड़ा मुश्किल है ये सहमत होना कि केवल आपने कोई राय जाहिर की, दैट सक्सेसिव सीजीआईज की जो एक के बाद एक, सक्सेसिव एक के बाद एक, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, देखो जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म होती है ना तो उसके साथ जब आप बहुवचन करोगे तो एस जोड़ दो, अगर फुल स्टॉप बीच में हो, सी फिर फुल स्टॉप फिर जे फिर फुल स्टॉप फिर आई, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं फिर, और यहाँ चूंकि फुल स्टॉप नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश का स्टाइल यही है कि फुल स्टॉप नहीं आता, अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप बीच में लगता है, वहाँ अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल है सहमत होना कि केवल आपने कोई राय जाहिर की कि एक के बाद एक सीजीआईज ने डेमोक्रेसी को नष्ट किया, यही तो राय जाहिर की, वुड अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट, और वो जो चीज़ है, ये जो राय जाहिर करना है, वो कमज़ोर कर देगा लोगों का विश्वास किसमें, न्यायपालिका में। तो इस बात से सहमत होना बड़ा मुश्किल है, इट को देखकर ईज है, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल है सहमत होना कि केवल और केवल आप राय जाहिर कर रहे हो, द मेयर वॉइसिंग, ये सब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा, वुड अंडरमाइन इसकी वर्ब है, ये पब्लिक ट्रस्ट को, लोगों के विश्वास को कम कर देगा न्यायपालिका में। ये अगर आप सोचते हो तो ये तो बिल्कुल अग्री हो ही नहीं सकते, इस बात से मुश्किल है होना, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके इन द बैकड्रॉप ऑफ सम फॉर्मर जजेस, इन द बैकड्रॉप पृष्ठभूमि में, तो कुछ भूतपूर्व जजेस भी हैं, उनकी पृष्ठभूमि अगर देखें, टू वो भी होल्डिंग शार्पली क्रिटिकल ओपिनियन, उनके भी राय कुछ ऐसी है, होल्ड रखना शार्पली, बहुत तीक्ष्ण, क्रिटिकल आलोचनात्मक ओपिनियन, राय ऑफ द कंडक्ट ऑफ सम ऑफ देम, कंडक्ट मतलब व्यवहार आचरण, सम ऑफ देम का मतलब सीजीआईज की बात है। तो यहां कह रहा है विशेष करके उस स्थिति में जब कुछ भूतपूर्व जजेस के भी ऐसे ही मानना है, वो भी कहते हैं कि हाँ इन सीजीआईज में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने आचरण को यहाँ पे भ्रष्ट रखा, तो इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। फिर कह रहा है इन इट्स नेचर, अपने इस नेचर में, इंटेंट एंड स्वीप, इंटेंट का मतलब इरादा, स्वीप का मतलब विस्तार, तो अब इस नेचर में चाहे आप इरादे की बात कर लें चाहे विस्तार की बात कर लें, मिस्टर भूषण्स एब्रेसिव एनिम डिवर्जन, तो ये कह रहा है एनिम एडवर्जन का मतलब होता है आलोचना, सेंसर क्रिटिसिज्म एक्यूजेशन, एब्रेसिव का मतलब होता है बड़ा ही कड़वाहट भरा या फिर टफ, कैलस, क्रूअल इसको बोलते हैं। तो अपने नेचर में चाहे वो इरादे की बात करो या विस्तार की बात करो, तो मिस्टर भूषण की जो कड़ी आलोचना है ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, किसकी, न्यायिक इस आचरण की, इज नो मोर डिस्कॉर्डेंट देन ए फॉर्मर, ये कहीं ज़्यादा मतलब ऐसा बेमेल नहीं है, डिस्कॉर्डेंट होता बेमेल, इनहार्मोनियस, ये बेमेल नहीं है कहीं ज़्यादा, किसकी तुलना में, देन ए फॉर्मर सीजीआई, कि एक भूतपूर्व सीजीआई जो है बीइंग एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया गया था, किसके द्वारा, अपने खुद के साथियों के द्वारा, कॉलिग्स कम साथी जो साथ काम करते हैं, आरोप किस चीज़ का लगा, अक्यूज में ऑफ लग गया, आरोप किसका लगा, बीइंग अंडर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के आरोप लगा कि वो सरकार के अधीन, सरकार के प्रभाव में है, अंडर का मतलब के अधीन, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, सरकार, इन्फ्लुएंस प्रभाव, एग्जीक्यूटिव से पहले द क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंस, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस पूरा है ये कंपाउंड नाउन, अगर केवल द एग्जीक्यूटिव होता द लगता, ठीक है, और मिस यूजिंग हिज पावर्स, या फिर क्या लगा कि उन्होंने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है, एज मास्टर ऑफ द रोस्टर, मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब है कि जजेस को एक प्रिविलेज होता है, एक विशेष अधिकार होता है, प्रेरोगेटिव होता है कि वो चाहे उस किसी भी केस के लिए वो चाहे वैसे बेंच बना सकते हैं, है ना,
कि अगर उनको ये चाहिए कि वो निर्णय वो चाहते हैं वैसा ही आए, तो अपने जानकारों की एक जजेस की बेंच बना दी, कहोगे तुम इस निर्णय को देख लो। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है इस दृष्टिकोण से। विद अ व्यू टू के साथ में आईएनजी लगता है क्योंकि फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है उसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी लगता है। तो ऑब्टेनिंग प्राप्त करना, फेवरेबल आउटकम्स, फिर मतलब अपने पक्ष में, आउटकम्स का मतलब परिणाम, कोरोलरी, रिपरकशन, अपशॉट हम पढ़ते आए हैं काफ़ी दिनों से, रिजल्ट ये सब होते ही हैं। तो क्या कहना चाहता है कि इस अपने नेचर में जो भी इनका एक आलोचना है ना, चाहे वो इरादा इनका मानो या फिर इनका विस्तार मानो, इन दोनों ही चीज़ों के अंदर मिस्टर भूषण की जो कड़ी आलोचना है, किसकी आलोचना इन्होंने की है, न्यायपालिका के आचरण की, ये कहीं बेमेल नहीं है किसकी तुलना में, कि भाई इस चीज़ की तुलना में कि एक भूतपूर्व सीजीआई की आलोचना उसके साथियों ने भी की थी कि वो सीजीआई जो था वो सरकार के पावर में, सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था, या फिर अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। वो चाहे वैसे बेंचेस बना रहा था किसी भी निर्णय की सुनवाई करने के लिए, इसलिए ताकि उसको रिजल्ट जो है अपने मन चाहे तरीके से मिल सकें। देयर इज सम इनएडवर्टेंट आयरनी। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है गैर इरादतन, आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य। देयर से स्टार्ट तो इन्वर्जन लगेगा ही, तो कुछ यहाँ पे एक गैर इरादतन व्यंग्य है इन द कोर्ट्स क्लेम, कोर्ट के दावे में। कोर्ट के दावे में कोर्ट ने चाहा नहीं हो चाहे, लेकिन जो एक व्यंग्य है, एक उल्टी सी बात है, मतलब विपरीत बात है, दैट की अलाउइंग मिस्टर भूषण रिमार्क्स टू गो अनपनिश्ड, की कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर हमने अलाउ कर दिया मिस्टर भूषण की टिप्पणियों को, बिना दंडित किए जाने दिया, टिप्पणियां करी कोई बात नहीं, इसको अगर अनपनिश्ड रहने दिया, मतलब दंडित नहीं किया, वुड लोअर द कंट्रीज इमेज इन द कमिटी ऑफ नेशंस, तो वो देश की इमेज जो है, कमिटी ऑफ नेशंस का मतलब, कमिटी का मतलब होता है देशों के म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, पूरे राष्ट्रों का संगठन होता है अपने हितों को साधने के लिए, तो उस ग्रुप ऑफ नेशंस मान लो, तो वहाँ पूरे विश्व में देश की छवि जो है वो यहाँ पे गिरेगी। ये यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है, हो सकता है कोर्ट ने जो दावा किया है ना वो इरादतन ना हो, आयरोनी मतलब व्यंग्य है उसमें, बिल्कुल उल्टा जो कह रहे हैं उससे उल्टी बात है, उसको आयरोनी बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे आयरोनी है कोर्ट के इस दावे में कि मिस्टर भूषण के टिप्पणियों को अगर आपने अनपनिश्ड जाने दिया तो ये देश की इमेज जो है और देशों के बीच में उस इमेज को कम कर देगा। द हाईएस्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, बिल्ट इट्स स्टालवर्ट फेम। स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है, लॉयल, फेथफुल, फॉलोवर, स्ट्रॉन्ग, हैफ्टी। यहाँ पे इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पढ़िएगा कि कह रहा है कि हाईएस्ट कोर्ट ने अपनी जो छवि है, जो एक मजबूत छवि बनाई है ऑन स्टेलर जजमेंट। स्टेलर का मतलब क्या होता है, ऑसम, शानदार, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। तो कोर्ट ने अपनी छवि, अपनी मजबूत छवि किस आधार पर बनाई है, अपने शानदार निर्णयों के द्वारा। एंड रिकॉर्ड ऑफ फियरलेस इंडिपेंडेंस, और किसके तरीके से, निडर, एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र निकाय है, निडरता से निर्णय दिए हैं, इसलिए बहुत अच्छी छवि बनाई है। इफ एट ऑल इट फॉल्स, तब लेखक कह रहा है कि यदि ये कैसे भी, एट ऑल मतलब कैसे भी, अगर ये गिर जाती है छवि, इन द एस्टिमेशन ऑफ द वर्ड नाउ। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन का मतलब अनुमान। तो अगर दुनिया की नज़रों में, दुनिया के अनुमान से अगर ये छवि गिर जाती है तो इट मे ओनली बी बिकॉज ऑफ ए ग्रोइंग परसेप्शन ऑफ जुडिशियल इवेजन। तो ये केवल तब हो सकता है, इमे का मतलब ऐसा हो सकता है, ओनली बी बिकॉज, तो ये केवल तभी हो सकता है ऑफ ए ग्रोइंग परसेप्शन, कि जो बढ़ता हुआ एक धारणा है, परसेप्शन धारणा, ऑब्जर्वेशन की बढ़ती हुई धारणा है, जुडिशियल इवेजन, इवेजन का मतलब बचना, किसी काम को करने से बचना। तो आप जो न्यायतंत्र के काम है ना उससे बच रहे हो। सेल्फ इम्पोज्ड रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब चुप्पी, एकदम चुप रहना, टाइट लिप्ड, ठीक है। सेल्फ इम्पोज मतलब खुद के द्वारा थोपी हुई, इम्पोज का थोपना होता है, खुद के द्वारा थोपी हुई चुप्पी साधी हुई है कोर्ट ने, इस कारण से छवि बिगड़ सकती है। छवि, लेखक क्या कह रहा है, छवि बिगड़ेगी तो प्रशांत भूषण के कमेंट से नहीं बिगड़ेगी या और कोई टिप्पणी करेगा उससे नहीं बिगड़ेगी, छवि बिगड़ेगी खुद के द्वारा। आप जो ये जुडिशियल इवेजन कर रहे हो ना, सही निर्णय लेने की जो क्षमता आपकी है उससे बच रहे हो, आप जो चुप्पी साधे हुए हो। एंड क्वाइट एक्विसेंस, क्वाइट का मतलब चुपचाप से, एक्विसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्वीकृति, मौन, एक आप कहते हो ना कि एडमिटेंस कोई चीज़ का है, कि आप चुपचाप से सब कुछ स्वीकार कर रहे हो इन द फेस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका से डरते हुए। इन द फेस ऑफ का मतलब के चलते होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि सरकार के डर से आप सब कुछ स्वीकार करते जा रहे हो, अपने ऊपर चुप्पी साधी हुई है ना, और लगातार यहाँ पे जुडिशियल इवेजन का मतलब परसेप्शन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपकी छवि गिराएंगे, अदरवाइज कोई टीका टिप्पणियों से कोई छवि नहीं गिरने वाली आपकी।
बात करेंगे रिवीजन की, तो स्टेलर जो है इसका मतलब हमने पढ़ा था एक्सीलेंट, तो एक को जोड़ेंगे सी से, दूसरे को जोड़ेंगे एब्रेसिव, अब्रेसिव का मतलब हो गया है क्या, अब्रेसिव का मतलब हो जाएगा रूड, ई से। फिर तीसरा है डिस्कॉर्डेंट, इसका मतलब है इनहार्मोनियस, बेमेल, तो ए। एनिम एडवर्जन का मतलब होता है क्या, क्रिटिसिज्म, आलोचना, तो ये हो जाएगा बी से। और 5 नंबर को जोड़ देंगे डी से, कर्सरी, सतही, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद बात करें, वह परवाह नहीं करता, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, तो जब एक तो सिंपल वाक्य बनता है ही डजंट केयर, है ना, आई डोंट केयर बोलते हैं आप लोग। एक ये नया वाक्य, आप कभी वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो या फिर आप कोई मूवीज़ देखते हो, हॉलीवुड मूवीज़, तो वहाँ ये चीज़ बहुत बार यूज़ करते हैं, डोंट गिव अ डैम, मीन्स वह परवाह नहीं करता, ही डजंट गिव अ डैम, वह परवाह नहीं करता है। दूसरा है वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है, गया है, हो गया है, तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही हैज़ फॉलन इन डेट फ्रॉम टॉप टू टो, फ्रॉम टॉप टू टो का मतलब पूरी तरीके से, इन डेट का मतलब कर्ज में, तो ही हैज़ फॉलन इन डेट फ्रॉम टॉप टू टो। वह अभी भी एक झूठी उम्मीद में चल रहा है, तो ही इज स्टिल लिविंग, जी रहा है, ये कर सकते हो। इन अ फूल्स पैराडाइज, झूठी उम्मीद को बोलते हैं अ फूल्स पैराडाइज, तो ही इज स्टिल लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। फिर प्रेपोजिशन है, तो ही इज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, सेटिस्फाइड के साथ या फिर ग्रेटिफाइड के साथ या फिर प्लीज्ड के साथ, इन सब के साथ में विद लगेगा, ध्यान रखिएगा। ओनली गॉड कैन प्रोवाइड डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का मतलब होता है छुटकारा, डिलीवरेंस का मतलब होता है छुटकारा, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। ओनली गॉड कैन प्रोवाइड डिलीवरेंस फ्रॉम पेन, केवल भगवान ही दर्द से छुटकारा दिला सकता है। शी बियर्स रिजेंबलेंस, रिजेंबल में तो कुछ नहीं लगता, रिजेंबलेंस है, तो शी बियर्स रिजेंबलेंस टू हर, कि वह अपनी सिस्टर से मिलती है, उसकी शक्ल उसकी सिस्टर से मिलती है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। कल शाम 5 बजे मुलाकात होगी, आप ज़रूर से शेयर कर दें, जो भी लाइव हो उसे लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू टुमारो एट 5 o'clock। टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।